नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर को दी कई सौगातें। राज्यपाल बनाए जाने के बाद भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया की धूम धड़ाके के साथ उदयपुर में हुई एंट्री। जोधपुर के बदवासिया क्षेत्र में राजस्थान हाईकोर्ट अधिवक्ता की चाकू से गोदकर हत्या की गई। प्रदेश के झुंझुनू में देखने को मिली अनोखी शादी। दुल्हा दुल्हन ने स्टेज पर संविधान की शपथ ली। और अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम को विशेष विमान से 3 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री की एक झलक देखने के लिए आमजन का सैलाब भी उमड़ पड़ा। अशोक गहलोत ने शाम को सम्राट अशोक उद्यान में 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का उद्घाटन किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयनारायण व्यास की स्मृति में 24 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए इस मेले की शनिवार को सिल्वर जुबली मनाई गई। सम्राट अशोक उद्यान में आयोजित 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेले में 1000 से अधिक लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। बताइए क्या कोई बात है? फिर मैं आया हूँ, 2 दिन ही रहूँगा भाई, आराम से। सर, राजस्थान का युवाओं का समर्थन बजट पेश हुआ है, किस तरह का रुझान मिल रहा है? आप उसके बाद दौरा करके आएंगे। वेलकम बोले देखो नहीं रहा आप यहाँ पे भी सब लोग बजट की चर्चा करना पहली बार देखा मैंने इस प्रकार से कि वेलकम सब लोग कर रहे हैं। बल्कि मेरा मानना है ये बजट जो इस बार हमने दिया है सोच समझ के हर क्षेत्र को उसमें इंक्लूड किया। हो सकता आने वाले चुनाव के अंदर राज्यों में इस बजट को आधार बना करके हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाएगी, ये मेरा मानना है। और महंगाई, बेरोजगारी, शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत और गरीब अमीर का जो खाई बढ़ती जा रही है, 4 मुद्दे लेकर राहुल गांधी जी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा। इस बजट में आपको कोई थीम मिलेगी, इसलिए राहत दी गई है लोगों को। महंगाई बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, तो हमने उसको ध्यान रखा है। इसलिए छूट दी गई किसानों को भी, युवाओं को भी, आम जनता को भी दी गई है। क्योंकि अगर करीब 1 करोड़ से अधिक लोग होंगे जो 100 यूनिट बिजली के फ्री होने से उनको लाभ मिलेगा। 13-14 लाख किसान होंगे जिनको 0 बिल आएगा। किट देंगे सबको, खाने पीने के सामान का, आटा या जो तेल है, दालें हैं या पैकेट देंगे उनको बना करके, मिर्च मसाले का। इसलिए कि इतनी भयंकर महंगाई है कि जो NFSA वाले लोग हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले लोग, उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो तो राशन क्योंकि सस्ता मिल रहा था, 1 रुपये में दे रहे, हम लोग दे रहे थे, अब तो फ्री अभी, तो उसका भी उनको मार पड़ रही थी बहुत भयंकर। तो हमने उनको भी ये अवसर दिया कि उन सब के घरों में किट जाएगा। और भी जो आप देख रहे हो कि जो हेल्थ स्कीम हो रही, 25 लाख का बीमा दुनिया में कहीं नहीं है। और ये पहली बार हुआ कि दुर्घटना बीमा ही 10 लाख कर दिया हम लोगों ने। कई परिवार में 2 मौत हो जाती तो फिर पैसा मिलता नहीं पूरा उनको। हर चीज़ का ख्याल रखा गया, हर चीज़ का ख्याल रखा गया। इस प्रकार कई मांगे ऐसी, कई ऐसी घोषणाएं मैं आपको क्या गिनाऊं, जनता समझती है, आप भी जानते हो। सर, राइट टू हेल्थ को लेकर गतिरोध बना हुआ, कब तक पूरा हो जाएगा? लोग परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जो स्कीम्स नहीं चल रही है उसको लेकर। उनको सेव करना चाहिए आगे आके। ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की बातें हैं। राइट टू हेल्थ आएगा अगर एक्ट बन के, तो मैं समझता हूँ उसका लाभ सबको मिलेगा, उनको मिलेगा। वो समझ नहीं रहे, अलग बात है। उनको आगे आके पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हेल्प करनी चाहिए। इतनी बड़ी योजना हम चला रहे हैं, 3.5 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, OPD और IPD मिला करके। IPD में 32 लाख लोगों को इलाज हुआ है, ये चेंज योजना है। तो सब कुछ कर रहे हैं। OPS लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए, और कर्मचारियों के लिए जो RGHS लागू किया है वही OPS से कम नहीं है। जो इलाज उनका जिस रूप में होने लगा नए सिरे से, भारत सरकार की तरह होने लगा है RGHS का,
चाहे रिटायर्ड हो कर्मचारी, चाहे वो सर्विस में हो। ये बातें अगर बारीकी से कोई देखे तो उनको आगे आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी उनको सहयोग करना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है सर, साइकिल अकेडमी काशी नगर अंकुर मिश्रा ने स्कूल बंद कर दी 600। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी 3 दिवसीय जोधपुर प्रवास के दौरान रविवार को श्री उमेदराज के स्टेडियम से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के 3य फेज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर को कई सौगातें देते हुए विभिन्न कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उमेद स्टेडियम पहुंचने पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में आमजन व कार्यकर्ता अपने चाहते मुख्यमंत्री की एक झलक देखने के लिए स्टेडियम परिसर में मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई, ओसिया विधायक दिव्या मदेरना, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर व पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया और उनकी दूरदर्शी योजनाओं की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए सदैव जोधपुर वासियों और प्रदेशवासियों की सेवा में समर्पित रहने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत, शहर विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती परिहार, राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी, रमेश बोराणा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल बनाए जाने के बाद भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया की शनिवार को पूरे धूम धड़ाके के साथ उदयपुर में एंट्री हुई। वहीं रविवार को नगर निगम स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, विभिन्न समाज व संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि कटारिया 22 फरवरी को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। इसके लिए वह उदयपुर से ही रवाना होंगे। असम में भी इसकी तैयारियां चल रही है। वहां की सरकार कटारिया के लिए एक चार्टर विमान भेज रही है। विमान में ही वह परिजनों के साथ जाएंगे। उदयपुर में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान सभी का प्रेम देखकर कटारिया ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान कटारिया ने कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि मेवाड़ का नाम और सम्मान हमेशा बनाकर रखूंगा। जोधपुर के बदवासिया क्षेत्र में शनिवार शाम को आपसी विवाद के चलते 2 बदमाशों ने राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या कर दी। दरअसल अधिवक्ता जुगराज चौहान शनिवार को शाम के समय बदवासिया क्षेत्र से बाइक पर जा रहे थे। तभी इन बदमाशों ने रास्ता रोक चौहान के साथ मारपीट शुरू कर दी। अपने बचाव के लिए जुगराज चौहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह मौके पर ही गिर पड़े, जिसके बाद इन दोनों बदमाशों ने जुगराज चौहान के सीने में चाकू से लगातार वार किए। लेकिन उसके बाद भी उनकी सांस बाकी थी तो एक बदमाश ने पास ही रखे बड़ा पत्थर उठाकर उनके सिर पर दे मारा, जिसके बाद जुगराज चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के चलते इनमें आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मातागा थाना इलाके क्षेत्र में बदासिया में जो है आज 2 व्यक्तियों ने, अनिल चौहान और मुकेश चौहान, इन्होंने जो है इनके समाज के ही दूसरे व्यक्ति हैं जुगराज जी, उनको चक्कू मार के और उनकी हत्या की है। तुरंत जो है पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना कर लिया गया। तुरंत जो है विशेष टीमें गठित की गई और जो आरोपी हैं उनको हमने दस्तयाब कर लिया। उनसे पूछताछ जारी है, अनुसंधान जारी है। 70 भी मारे उसने, अभी पूछताछ जारी है। तो जैसे कारण सामाजिक कारण बता रहे हैं और तो इसका जो आरोपी है उनका कोई मकान प्लॉट था पहले, उसका भी बता रहे विवाद। और दूसरा कोई इनको नामजद मुलजिम भी इन्होंने मृतक ने अपने बच्चे के एक्सीडेंट के मामले में इनको बना रखा था, उसकी भी अनुसंधान जो तफ्तीश है वो तस्दीक की जा रही है। जुगराज क्या करता है? जुगराज इसका वो कंफर्म करते हैं। वहीं जुगराज चौहान की हत्या के बाद पुलिस द्वारा जुगराज चौहान का शव महात्मा गांधी मोर्चरी में रखवाया गया। जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में परिजनों व समाज के लोगों द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के प्रति विरोध जताया गया। इसी दौरान धरने पर बैठे राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन बार के पूर्व अध्यक्ष व अधिवक्ता नाथू सिंह ने बताया कि 20 सड़क पर इस तरह एक सम्मानित अधिवक्ता की हत्या हो जाना बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि 2 बदमाशों ने बीच राह पर अधिवक्ता जुगराज चौहान पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह दर्शाता है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अधिवक्ता नाथू सिंह ने मांग की है कि जुगराज चौहान अकेले अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब उनकी हत्या के बाद परिवार पर भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसलिए राज्य सरकार से मांग है कि उनके परिवार को 50 लाख का आर्थिक पैकेज दिया जाए, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। नाथू सिंह ने बताया कि जब तक उनकी यह मांग नहीं मानी जाएगी तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। अधिवक्ता जुगराज चौहान की कल समाज के आपराधिक तत्वों ने जघन्य अपराध हत्या कर दी गई।
इसी के आक्रोश में जुगराज जी के समाज के हम सभी अधिवक्ता आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। और जुगराज जी पिछले 2 वर्षों से जिस तरीके से न्याय के लिए घूम रहे थे, अपने बच्चे की जो एक्सीडेंट में दुर्घटना कर हत्या कर दी गई उसको न्याय पाने के लिए वो जिस तरह से घूम रहे थे, उससे पीड़ित होकर उससे द्वेष भावना रखते हुए कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी गई। हम सब ये मांग है कि जुगराज जी एकमात्र उनके परिवार के सहारे थे, जिनके सहारे इनका परिवार चल रहा था, बस रहा था। हम सबकी मांग है ऐसी हत्या जगह ने अपराध किया है, पीड़ित पक्षकार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक पीड़ित परिवार में से किसी एक को एक सरकारी नौकरी दी जाए, वो फास्ट ट्रैक अदालत में इसको त्वरित न्याय दिलाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज जोधपुर शहर में है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गृह विधानसभा क्षेत्र में ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है। बड़े शर्म का विषय है। प्रशासन किस तरह पिछले 2 वर्षों से उनको घुमा रहा था, जिससे पीड़ित होकर इस तरीके से उनकी हत्या की गई है। हम सब आज यहाँ ये डिमांड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री इसको जल्दी से जल्दी त्वरित निर्णय लेकर इस पर कोई न कोई कठोर कदम उठाए। उदयपुर में बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र उर्फ राजू परमार हत्याकांड मामले का एसपी ने अंबा माता थाने में खुलासा किया है। अंबा माता थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने मुख्य आरोपी प्रीतम और बंटी को केवड़े की नाल से पकड़ा है। आरोपी से एक पिस्टल और 7 राउंड कारतूस भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजू परमार हत्याकांड में शामिल बंटी केवड़े की नाल में पुलिस को देखकर भाग रहा था। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। इस दौरान पहाड़ से गिरने से प्रीतम के पांव में चोट भी लगी। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि प्रीतम सिंह के पास खुद का मकान नहीं था, वो मकान खरीदने की फिराक में था। तभी उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद उसके दोस्त और हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ ने उसे मकान बनाकर देने की बात कही। दिलीप नाथ की दुश्मनी के चलते प्रीतम सिंह ने राजू की हत्या की थी। जी सर। जी, जैसा कि आप जानते हैं अभी कुछ समय पहले जो बजरंग दल के नेता राजू परमार की हत्या की गई थी, उसमें जो एक 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था उसको पकड़ा गया था। और रिसेंटली उससे घटना के बारे में पता कि और जो मुख्य आरोपी था बंटी उर्फ प्रीतम सिंह, उसे भी अभी गिरफ्तार किया गया है। बंटी उर्फ प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए हमारी स्पेशल टीम अंबा माता नाई की टीम और हमारे रतन सिंह इंस्पेक्टर हैं पुलिस लाइन से, उनके जॉइंट ऑपरेशन में प्रीतम सिंह को पकड़ा गया है। और प्रीतम सिंह से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की गई है। तो इस घटना का कारित करने का मुख्य तथ्य जो सामने आया है, जो हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ है, वो इस घटना का मुख्य सूत्रधार रहा है। मुख्य षड्यंत्र उसके द्वारा रचा गया है। और उसकी जो राजू परमार के साथ ज़मीन को लेकर जो झगड़ा था, इसमें कुछ 1-2 डिस्प्यूट्स हैं, वो भी हमारे सामने आए हैं, जिनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और कुछ इस तरह की बात भी है कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था उसको लेके एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करना, गलत चीज़ें प्रसारित करना, इसको लेके दिलीप नाथ के साथ इसका झगड़ा हुआ था। और इसी को लेके इसने एक प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम करवाया है। और बंटी और प्रीतम सिंह को और विजय जो पूर्व में गिरफ्तार किया गया है, उनको मकान बनाने का और उनके घर में पैसे देने का और उनके भाई बहनों की शादी में कंट्रीब्यूट करने का उनको झांसा देके इनको साथ जोड़ा गया था और उनसे घटना करवाई गई थी। जो हथियार हैं इन्होंने कहाँ से प्राप्त किए हैं उसके बारे में तफ्तीश जारी है और शीघ्र ही हम उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव नोट में हैं और कुछ हथियार इनसे बरामद हुए हैं। ये जो सप्लाई करने वाले हैं उन तक भी पुलिस शीघ्र ही पहुँचेगी। दिलीप नाथ को के सेल पे रेड की गई थी, जहां से मोबाइल फ़ोन चलने की सूचना थी और उसके बाद उसे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में भिजवाया गया है। वहां से उसे प्रोडक्शन वार्ड पर लाया जाएगा और उससे भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी और उसके बारे में और डिटेल प्राप्त की जाएंगी। इस घटना में जो लोग जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उन सबको भी शीघ्र ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। प्रीतम सिंह को कहां से गिरफ्तार किया? यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर,
खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज। अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भरतपुर के रूपबाज में एटीएम को उखाड़ कर ले जाने का मामला सामने आया है। सूचना के आधार पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर बारीकी से जांच की गई। हालांकि अभी यह पता नहीं लग पाया है कि एटीएम में कितनी राशि थी। बयाना एडिशनल एसपी व सीओ मौके पर पहुंचे और पास ही लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। उदयपुर के देवारी ग्रेड सेपरेट से जुड़े मार्गों पर अंडरपास, सर्विस रोड, आरयूबी निर्माण को लेकर जारी आंदोलन अब बड़े रूप की तरफ अग्रसर हो गया है। 13 फरवरी को एक साथ 4 जगहों पर प्रदर्शन के बाद कलेक्टर ने मौके देखे थे, जिस पर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि इन सभी मांगों पर प्रशासन संबंधित विभागों से जल्द निर्णय कर ले। शुक्रवार तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर अब आक्रोशित जनता महाशिवरात्रि पर महादेव का अभिषेक करके रविवार को आंदोलन पर उतर गई है। उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि आज से ग्रेड सेपरेट ब्रिज के नीचे ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसमें झरनों की सराय, सिगांतवाड़ा, दाह का खेड़ा, माताजी का खेड़ा, लोहारबाड़ा, सक्तर, भोपाली समेत 1 दर्जन गांव कॉलोनी के लोगों ने हिस्सा लिया। देवड़ा ने बताया कि अंडरपास, सर्विस रोड और आरयूबी नहीं होने से रोजाना सड़क खून से सन रही है। बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द चारों मांगे नहीं मानी गई तो अगले महीने G20 के मेहमानों को काले झंडे दिखाए जाएंगे। नाम मेरा गाँव देवारी। हम ये लगभग महीने पर से ये कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार हमारी मांगे सुने, और इसमें मेन हमारा एक लोहार मुला सदर, एक जो रेलवे वाला रह रहा है, रेलवे वाला जो क्रॉसिंग है, एक नलाफला, मतलब 4 या 5 बिंदु को लेकर हम चल रहे हैं। कई बार हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिख चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लिख चुके हैं, और कलेक्टर साहब को भी हमने वहाँ जाके अवगत करवाया। कलेक्टर साहब यहाँ मौके पे आए और मौका मोना उन्होंने किया है। उनको भी वास्तविक लगा कि यहाँ पर रोड क्रॉसिंग के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि अगर मान लो सरकार हमारी सुनती है, कलेक्टर साहब सुनते हैं, तो ये यहाँ मौका देखें और वास्तविक यहाँ क्या घटना है। जो स्कूल के बच्चे हैं वो 6 वे और 8 वे रोड क्रॉस करने में इतनी भारी मुसीबत है, और आए दिन हमारे देवारी में आए दिन दुर्घटना हो रही है। और जिस दिन हमने यहाँ पर आंदोलन किया, भंवर सिंह की देवड़ा करके हैं, उनका खुद की दुर्घटना होगी। तो इस झिंगोतावाड़ा रहते हैं, उनकी खुद की दुर्घटना हुई। और अगर इसी तरह अगर ये रहा तो हमारे देवरी में जो लगभग हमने साथ दिया है कि हाईवे वालों ने हमारी ज़मीन ली है, रेलवे वालों ने भी हमारी ज़मीन ली है, और ज़मीन के लिए सिर्फ हम एक आने जाने का उनका रास्ता मांग रहे हैं।
तो राजनीति में भी ये मामला हमारा जा चुका है, उन्होंने भी अभी तक नहीं सुना है। कलेक्टर साहब पे हम ज्ञापन दे चुके हैं, वो भी मौके पर आए हैं। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि भाई ओरिएंटम हाईवे वाले से बात की, NHAI वालों ने बोला है कि ओरिएंटम पीरियड में आपका ये काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ सुना नहीं है और न कुछ काम हो रहा है। तो अगर इसी तरह ये स्थिति रही तो फिर हमारा जो एक आंदोलन का जो माहौल है वो हम पूरे देवरी पूरे गांव को एक इकट्ठा करके फिर हाईवे पे हम धरना देंगे, क्योंकि अभी हम साइलेंट में धरना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन सुन नहीं रहा हमारी। और जिनको ये लग रहा है कि भाई ये बेकार इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक बार आप मौके पे आए, 4 बार इस रोड को क्रॉस करके बता दें, हम आपकी बात मान जाएंगे कि वास्तव में ये कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ हमारे बहुत जोरदार तकलीफ है और ये गांव वासियों की हमारी ये बात आपको सुनना है और ये काम करना है। ये आंदोलन की हमारी शुरुआत हुई है, बहुत बड़े आंदोलन में हम ये तैयार हैं। आज क्या कुछ रणनीति तय की? आज की रणनीति तो हमारी यही है कि फिलहाल हम सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा करके एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको सबको अवगत कराना है कि भाई हमें यहाँ मुसीबत है। और आने वाले अगले महीने में G20 की भी यहाँ प्लानिंग है, तो वो भी आएंगे, उस टाइम भी हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। पूरा गांव यहाँ इकट्ठा रहेगा और हाईवे पे हम काले झंडे लेके खड़े रहेंगे, जगह जगह हम बैनर लगाएंगे और G20 और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बाहर जो आ रहे हैं उनको दिखाएंगे कि वास्तव में हमारे देवर में क्या प्रॉब्लम है और उनको लगेगा ये देवर में मुसीबत है। हम कोई फिजूल नहीं बैठे यहाँ पे, हम सभी अपना काम रोजगार छोड़ के हम सिर्फ एक गांव के लिए बैठे हुए हैं कि 4 हमारी जो योजना जो है उनका काम पूरा कंप्लीट किया जाए और G20 में भी लिखित में देना होगा, हम देंगे, कलेक्टर साहब को दे चुके हैं। और उसके अलावा मैं एक ही बात आपको कहता हूँ, अगर ये काम नहीं हुआ तो बहुत ही भारी प्रदर्शन में उग्र आंदोलन और हाईवे बंद करेंगे और उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। जी सर, क्या आप लोगों का क्या मांगों को लेकर धरना? क्योंकि मैं और हमारे बाप दादे यहाँ इस ही रहते थे और मैं यहीं का मूल निवासी हूँ और हमारी वास्तविक मांग ये है कि हमारे जो चारों रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए उनको खुलवाए जाए और शांति से हम स्कूल जा सकें। और स्कूल, पंचायत और ये सारे इधर उधर है, इधर की वजह उधर जाना पड़ता है और इधर की इधर, और भाईचारा है और मिलने मरण मौत में शादी में, इसलिए सारे रास्ते खोल दिए जाएं। और रास्ते खुलवाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, हमारी जायज मांग है और ये सरकार सुने, ये हमारा कहना है। ये धरना जब तक हमारे 4 पॉइंट है, लोअरवाड़ा वर्सेस सदर, नलाबड़ा वर्सेस सिंगातो को वाड़ा, झरनों की सराय वर्सेस देवरी, ये दाह का खेड़ा सिंगातो को वाड़ा, दाह का खेड़ा झरनों की सराय, ये चारों जब तक रास्ते नहीं खुलेंगे और रेलवे की फाटक का आवागमन नहीं दिया जाएगा जब तक बंद नहीं करने देंगे। ये हमारी मांगे हैं, इसलिए हम खड़े हैं। और सिंह देवड़ा मेरा नाम है, देवारी का निवासी हूँ, माताजी खेड़ा का। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे चारों मांगे हैं, इस चारों मांगों के लिए सब जने गाँव वाले इकट्ठे हुए हैं, इन मांगों को सरकार को भेज दें। तो माताजी के खेड़ा और नला फला के अंदर NH-76 में अंडरपास के लिए मांग है। इस अंडरपास को दे देंगे तो पब्लिक आराम से नीचे निकल के गांव में चल जाए। एक देवरी सिंगातो वाड़ा से लगा के दाका खेड़े में आना, दाका खेड़ा में हमारे 4 पूजा का मंदिर है। बच्चों की देवरी सिंगातो वाड़ा से हाई सेकेंडरी स्कूल दाका खेड़े में, रेलवे पार इधर है, शमशान इधर है, जाने आने के लिए मुसीबत हो रही है। तो ये अंडरपास दे दे या सर्विस रोड को तैयार करके दे दे, मतलब बच्चे आराम से सर्विस रोड में छोटा अंडरपास है उस पर निकल के आराम से स्कूल जा सके। स्कूल का ग्राउंड इस शहर में हाईवे को पार करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। लोअर गो मोहल्ला में लोअर मोहल्ला वालों की ज़मीन उधर है, सदर वालों की ज़मीन इधर है, आने जाने में दिक्कत रहती है। मेघवालों की बस्ती को शमशान उधर है, तो उनको 10 बॉडी ले जाने में हाईवे 6 लेन पार करके बॉडी ले जाने पड़ती है, बहुत मुश्किल है, हाईवे पार नहीं होता। जो झरनों सरा वाला है तो ये रेलवे ब्रिज बंद कर रहे हैं, रेलवे अंडरपास दे दें, आराम से पब्लिक जाए आए, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये करने काम करने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? ये छोटे मोटे काम ही करना है, बाकी धरना देने की कोई दिक्कत नहीं आती है। अंडरपास हो जाए तो पब्लिक आराम से निकल जाए, आराम से निकल चलती रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रशासन मान रहा नहीं है, सरकार मान रही नहीं है, कलेक्टर मान रही नहीं है। कलेक्टर खुद आके देख के गए, उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन में कोई जवाब नहीं आया, तीसरे दिन हमारे को धरना वापस देना पड़ा। आपको क्या लगता है जब आप लोगों की इतनी जायज मांग है तो उसको माना क्यों नहीं जा रहा है? हमारी जायज मांग ये है कि हमारे बाप दादों ने जमीन हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारी पैतृक संपत्ति ने अब सरकार ने उसको अवक्त कर ली, रोड़े में दी,
NH 76 में दी, 6 लेन में दी, बटालियन RSC भारी बटालियन को दी, रेलवे में दी, ये RSCB में दी, निजी कॉलेज में दी। उसके बाद में हमारे पास रही कहाँ जमीन, आधा बीघा, 5 बीघा, 2000 फीट, 1000 फीट जमीन रही पब्लिक के पास। मकान बनाने के लिए जमीन है, उसको ही अगर सरकार लेनी चाहे, हमारे को ऐसे उजाड़ करनी चाहे तो कर ले। जनता है क्या, कहीं कहीं मिलेगा, बच जाएगी। सरकार उजाड़ करनी चाह रही है, छोटी छोटी मांग है। अंडरपास देने हैं सरकार को, कोई बड़ा काम नहीं। 6 लेन में अंडरपास दे दे, 76 पे अंडरपास दे दे, जनरल सर अंडरपास दे दे, स्कूल के बच्चों आने जाने के लिए अंडरपास दे दे। ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, कोई बड़े तो अपन निकल सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा रुक के निकल सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे कैसे निकलेंगे रोड पे, बहुत मुश्किल हो गया छोटे बच्चों को। मैं खुद अभी कल परसों शादी से आया था, उसमें आधा घंटा मेरे को 6 लेन में रुकना पड़ा। ऐसी समस्या से बच्चे कहाँ निकले। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने तारानगर के निकटवर्ती गांव बणीव की चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और काफी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया। ग्रामीणों की मांग पर विधायक बुडानिया ने डूंगर सिंह माइनर नहर निर्माण की मौके पर ही घोषणा की। विधायक बुडानिया ने कहा, मैंने कभी झूठे वादे नहीं किए, जो कहा वो धरातल पर करके दिखाया है। मैंने किसानों के लिए मंत्री पद छोड़ा तथा मुख्यमंत्री से नहर मांगी, जिसका कार्य जोर शोर से चल रहा है। इस मौके पर प्रधान संजय कसवा, SDM सुभाष कुमार, तहसीलदार कुलदीप कसवा, BDO संत कुमार मीणा, सरपंच गिरवर सिंह सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी व सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। लूणी कस्बे से ग्रामीण बस द्वारा जोधपुर से मुख्यमंत्री के राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होकर धन्यवाद देने के लिए रवाना हुए। सरपंच प्रतिनिधि बानाराम बिश्नोई ने बताया कि लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई के निर्देशानुसार जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उमेद स्टेडियम में राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होकर उनका धन्यवाद देने के लिए रवाना हुए। इस कार्यक्रम में लूणी विधानसभा क्षेत्र से विभिन्न ग्राम पंचायतों से ग्रामीण शामिल हुए। लूणी ग्राम पंचायत से भी बस की व्यवस्था की गई, जिसमें 50 से अधिक ग्रामीण महिला पुरुष शामिल होकर जोधपुर के लिए रवाना हुए। बिश्नोई ने बताया कि इस योजना से 3 ग्राम पंचायतों को पानी मिलेगा, जिससे पेयजल समस्या से राहत मिलेगी। वहीं ग्रामीण बजट में की गई घोषणाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया गया। 72 करोड़ की योजना दी है अशोक जी ने, इनके लिए धन्यवाद देने के लिए जोधपुर जा रहे हैं। और पूरा रायकान से पंपिंग होगा पानी। 3 ग्राम पंचायतें लूणी, सर और सतलाना, 72 करोड़ की योजना से ये 3 पंचायतें लाभान्वित होगी, जिसमें वो 3 फेज आ गया है पानी। अब बस कहाँ खड़ी है, कितने बजे रवाना हो गई? बस अब गई है आदमियों को लेने के लिए, रवाना हो रही है। राजस्थान इन दिनों शादियों के लिए एक लोकप्रिय राज्य बन गया है। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज विवाह कर रहे हैं। शाही शादियां काफी सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन इस बार प्रदेश के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी छापोली गांव में एक अनोखी शादी चर्चा में है। सारी पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हुए छापोली गांव बनारसी देवी और हरजीराम किरोड़ीलाल की बेटी सिरोज की शादी में फेरे दिलाने की बजाय स्टेज पर दुल्हा रमेश दुल्हन सरोज को भारत के संविधान की शपथ दिलाकर शादी संपन्न करवाई गई। इस शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे समाज के लोग खूब पसंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि शादी कल शुक्रवार 17 फरवरी को ही संपन्न हुई है। इस दौरान टेंट पंडाल में भी मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के पोस्टर लगाए गए। इतना ही नहीं, इसके साथ डीजे पर भी संविधान के गाने लगाए गए। विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक तिवरी में प्रांत की योजना अनुसार शिशु नगरी मेले का आयोजन किया गया। तिवरी सरपंच अचल सिंह गहलोत, मगराज कटारिया, ओम प्रकाश सोनी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिशु वाटिका क्रिया आधारित 12 विषयों की शिक्षण की प्रदर्शनी की गई। साथ ही राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती व मराठी संस्कृति का प्रदर्शन झांकीनुमा किया गया। मेले में मनोरंजन के लिए झूले व खाद्य सामग्री स्टॉल लगाई गई, जो मेले में आकर्षण का केंद्र रहा। मेले में लगभग 20 गांव से अधिक अभिभावक आए। समापन समारोह में जिला सचिव संग्राम सिंह काला आदि मौजूद रहे। रविवार को जोधपुर में जैविक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के माध्यम से जैविक खेती से तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री की गई। साथ ही जैविक उत्पादों के बारे में यहां आने वाले आगंतुकों को बताया गया। आयोजक दीपक राजगुरु ने बताया कि इस किसान हाट बाजार को लगाने का उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों में जैविक खेती करने वाले लोगों को एक मंच पर लाकर उनके उत्पाद की बिक्री बढ़ाना तथा उत्पाद के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना रहा है। उन्होंने बताया कि इस मेले के माध्यम से किसान और बाजार के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है, जिससे अधिक लोगों का जैविक उत्पादों के प्रति जुड़ाव हो सके। साथ ही किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मार्केटिंग के गुर भी सिखाए जा रहे हैं।
क्या इस मेले का उद्देश्य है? और जी, ये एक जैविक किसान हाट बाजार हमने एक नाम दिया है और इसका उद्देश्य ये है कि अपने आसपास के जितने भी छोटे जो जैविक किसान हैं, जो कई सालों से परंपरागत खेती और जैविक खेती करते हैं, उनको हम लोग शहर में लेके आते हैं और अपने शहर में जो जैविक को समझने वाले ग्राहक हैं, वो उनके उत्पादों को सीधा यहाँ आके खरीदते हैं, जिससे एक तो जो किसान और बाजार का जो बीच का जो गैप है, वो गैप खत्म करने का हमारा लक्ष्य है, वो पिछले 3 सालों से हम कर रहे हैं। दूसरा, किसानों को ये पता चले कि बाजार में उनके उत्पाद किस तरीके से बिकते हैं और कैसे बिकते हैं, और उनको भी मार्केटिंग सिखाई जाती है, जिससे कि उनकी आने वाली जो पीढ़ियां है, जैसे मोदी जी ने कहा है कि भी किसानों की आय डबल करनी है, तो कैसे होगी? कोई खेती करने से सिर्फ आय डबल नहीं हो जाएगी, उस प्रोडक्ट को ला करके वैल्यू एडिशन करना, उनकी पैकेजिंग करनी और मार्केट में ला करके उस तरीके से बेचना, जिससे उस उत्पाद को उसको डबल पैसा मिलेगा। वो हमारा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम पूर्ति करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। और जो जैविक उपभोक्ता है, जो जैविक खाना चाहते हैं और जो जैविक खा रहे हैं, उनके मन में कभी कई बार ऐसे सवाल आता है कि साहब हम कैसे माने कि ये जैविक है या किस प्रकार से जैविक किया, तो सीधे वो किसानों से यहाँ अपने जो भी अपने सवाल है पूछते हैं कि आप किस तरह से जैविक खेती कर रहे हो, कितने समय से कर रहे हो और क्या उत्पादन किस तरीके से होता है। तो उनके सवालों के सीधे जवाब जब किसानों से मिलते हैं और जो सेटिस्फेक्शन जब आता है, तो वो उत्पाद भी लेके जाते हैं, किसानों को हौसला बढ़ता है और एक जो विश्वास आम उपभोक्ता के मन में जब किसानों का पैदा होता है, तो इस तरीके के किसान हाट बाजार गांव-गांव शहर लगते हैं। जी, मेरा नाम दीपक राजगुरु है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के 3य चरण का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर को दी कई सौगातें। राज्यपाल बनाए जाने के बाद भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया की धूम धड़ाके के साथ उदयपुर में हुई एंट्री। जोधपुर के बदवासिया क्षेत्र में राजस्थान हाईकोर्ट अधिवक्ता की चाकू से गोदकर हत्या की गई। प्रदेश के झुंझुनू में देखने को मिली अनोखी शादी, दुल्हा दुल्हन ने स्टेज पर संविधान की शपथ ली। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।